Hi everyone, welcome back to the channel. So today has been a very hectic day, I think in the history of regulatory bodies domain. सबसे पहले तो आरबीआई का डिटेल नोटिफिकेशन आया, फिर नबार्ड का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया, एंड नाउ बोथ दीज एग्जाम्स आर क्लैशिंग. एज फार एज आई नो दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि ऑलमोस्ट विद इन 1 वीक दोनों के फेज 1 हो जाएंगे और फेज 2 दोनों के साथ साथ होने वाले हैं. एंड मेनी ऑफ यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि यार आरबीआई दूं, नबार्ड दूं, दोनों दूं. Well, that is the decision I leave up to you. But हाँ, इस वीडियो में we can discuss about the study plan for NABARD grade A for the next 30 days. तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे एकता मैम से, बिकॉज शी इज लीडिंग दी नबार्ड टीम. वो हमें बताएंगी कि 30 डेज का प्लान ही क्यों बनाया है, इज इट फिजिबल, क्या करना है, किसको प्रायोरिटी पे रखना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, और कुछ ब्राउनी पॉइंट्स एज इन हाउ कैन यू स्ट्रेटेजाइज बेटर इन योर प्रिपरेशन. सो आई वेलकम एकता मैम. सो एकता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल माई क्वेश्चन इज 30 डेज का प्लान क्यों? क्या आपको कोई इंटरनल डेट्स पता लग गई हैं कि एग्जाम इस डेट पे होने वाला है? सर देखो, ऐसे कोई इंटरनल सोर्सेज तो आई डोंट हैव, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग स्टूडेंट्स के लिए यही होगा. एक तो 45 डे की प्रिपरेशन करे और एग्जाम 30 डे में हो जाए. तो र्यूमर के अकॉर्डिंग वही जो न्यूज़ चल रही है, हमें पता है कि भाई एग्जाम 1 सितंबर तक हो सकता है. तो प्रैक्टिकल एस्पिरेंट और बेस्ट एस्पिरेंट वही होगा जो इसी डेट को लेके चलेगा कि ठीक है, मेरा 1 सितंबर को एग्जाम है, मुझे तैयार रहना है. टाइम ज़्यादा मिला, मॉक दे देना है नहीं. That would be kind of additional time. बाकी परसों पता लग ही जाएगा. So now this is the plan I can see on the screen. So what you have done is you have divided into 2 slots per day. Slot 1, slot 2. और हम week wise plan कर रहे हैं. ARD, schemes, ESI reports, QRE, ARD reports. Then I think this is computer knowledge, decision making and mock test. So we will discuss about all these one by one. So ये डिस्कस करने से पहले मैम, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द कट ऑफ्स, बिकॉज आई थिंक कट ऑफ्स विल सेट द कॉन्टेक्स्ट के कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कहाँ हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ हमें कम मेहनत करनी है. सो मैम, थोड़ा कट ऑफ्स पे बताएंगी कि हाउ डू दी कट ऑफ्स नाउ लुक आउट विद रिस्पेक्ट टू वेरियस सेक्शंस, मेरिट एंड नॉन मेरिट, और कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सर आई थिंक इसमें स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट गिविंग नबार्ड आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट गिव अटेंशन टू द सब्जेक्ट्स विच आर मेरिट एंड विच आर नॉन मेरिट. ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? इफ़ यू लुक एट द कट ऑफ्स, राइट, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको कहाँ लगेगी? यहाँ. एंड उसके अलावा ये जो बाकी के 5 सेक्शन है, इसमें आप देखोगे नॉमिनल सी कट ऑफ है. ठीक है, यहाँ छोड़ दो, नॉमिनल सी कट ऑफ है. बट क्योंकि ये आपके नॉन मेरिट सेक्शन है, यहाँ पे बस आप ये नंबर लेके आओ, आपके सेक्शन क्लियर है. फेज 1 के लिए कोई टेंशन नहीं है. क्वांट में किसी के 5 नंबर आए, किसी के 3 नंबर आए, अगर कट ऑफ 3 है, आप सब लोग पास है क्वांट में. सेम गोज फॉर रीजनिंग, सेम गोज फॉर इंग्लिश, सेम कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग. अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है, हाईएस्ट कट ऑफ आपकी जा रही है इंग्लिश में, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपको ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना है. 30 क्वेश्चंस का पेपर है, तो यहाँ आपका अटेंशन ऑफकोर्स रहेगा. हाउएवर, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट? तो ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये है मेरिट सब्जेक्ट. सो इसमें क्या डिफरेंट होता है? तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, यहाँ जो कट ऑफ जा रही है 4.25, 3.5, 2.75, ये मैटर नहीं करती है. आप इतने मार्क्स लेके कभी नहीं फेज 1 क्लियर कर पाओगे. अगर आपको फेज 1 क्लियर करना है विद द हेल्प ऑफ मेरिट सेक्शन, आपको ये मार्क्स लेके आने पड़ेंगे. Yes. 46 to 50, whatever is the cutoff. Yes. 2023 में 46 थी, जो आई थिंक यहाँ 53 हाईएस्ट, फिर ये 41. तो इट कम आउट कि ठीक है, प्रैक्टिकल है कि अगर एग्जाम मॉडरेट रहेगा तो कट ऑफ आपकी इसी के अराउंड झूमेगी. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना. अब ये कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होगी? जो भी मार्क्स आउट ऑफ 40 यू गेट इन ARD, आउट ऑफ 40 यू गेट इन ESI, आउट ऑफ 20 यू गेट इन GA, उनको सम अप करोगे. जो आपका स्कोर होगा, इट विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट द कट ऑफ. अगर वो इक्वल या ज्यादा है, आप कट ऑफ क्लियर करोगे, नहीं तो नहीं करोगे. रेस्ट नॉन मेरिट सेक्शन में आप 3 मार्क्स ले आओ, 3 मार्क्स ले आओ, आपकी कट ऑफ क्लियर है, कोई टेंशन नहीं लेनी. So I can see an anomaly here that यहाँ पे 10.25 अलग ही चमक रहा है. मतलब this is around 30%. ठीक है, और ये तकरीबन 10 से 15% जा रही है कट ऑफ. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. मतलब इंग्लिश आई थिंक इज वन ऑफ द ट्रिकीस्ट सेक्शन इन द नॉन मेरिट. बाकी शायद मक्खन होने वाला है. और यहाँ पे एकता मैम ने सही बात बोली कि आप इसको देखो मत. हालांकि ये सेक्शनल कट ऑफ है, बट आपको इससे बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके 4-4.5 नंबर यहाँ आ गए, यू माइट क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ, बट बाकी 2 सेक्शंस में आप कितने मार्क्स लाओगे कि आपके 45-50 तक पहुंच जाए? इट वुड बी रियली टफ. तो ये सिर्फ नाम की सेक्शनल कट ऑफ है, आपको इससे बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे. सो ये कॉन्टेक्स्ट सेट करता है दैट नॉन मेरिट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश में ध्यान रखना है.
और मेरिट पे ज्यादा जोर देना है और मेरिट की सेक्शनल कट ऑफ कंसिडर मत करो. Now moving ahead, ma'am, now this is the plan. So we will discuss it week by week. Let me start with week 1, ARD static. मतलब एक वीक में मैम ARD स्टैटिक मजाक है, कौन कर सकता है ARD स्टैटिक एक वीक में? मतलब आप एज्यूम कर रहे हो कि सारे एग्रीकल्चर वाले पेपर दे रहे हैं. नहीं सर, देखो अगर आप एग्रीकल्चर वाले हो ऑफ कोर्स आपको शायद एक वीक भी ना लगे राइट रिवाइज करने के लिए. बट स्टूडेंट देखो, अगर आपने पहले से थोड़ी प्रिपरेशन रखी है तो आई नो कि आपके लिए एक वीक ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली रिवाइज कर पाओगे. बट व्हाट अबाउट द बिगिनर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है कि मैं नॉन एग्रीकल्चर से आ रहा हूँ और एक हफ्ते में तुम बोल रहे हो ARD स्टैटिक करनी. तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखो. अभी वो टाइम नहीं है जब आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल एंड तक सारा सिलेबस करोगे. नहीं, अब आप सबसे पहले पकड़ो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. किसी भी ईयर में आप अगर कंपेयर करके देखोगे, आपके आउट ऑफ 20 to 25 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं. दीज आर द ज्वेल्स ऑफ ARD. तो अगर आप इनको चैप्ट कर लोगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीक में, तो आप आधी बाजी जीत गए ARD में. और ARD में अभी करंट अफेयर भी है जो पिछले साल 10 मार्क्स के आ रखे हैं राइट. तो 30 मार्क्स में से बेसिकली आप सबसे ज्यादा मार्क्स इन चैप्टर्स से स्कोर करोगे. तो एक चीज आपने ये ध्यान रखना है. अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखें, अब ट्रेंड चेंज होता है तो अलग बात है राइट. अब कुछ बच्चे वो भी होंगे जो कहेंगे नहीं मेरा तो बायो भी नहीं था, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं कैसे करूँ 7 दिन में. तो देखो जो यहाँ आपको ESI दिख रही है ना, इसके वीक्स को कम कर लेना. मैंने इसको एज अ बफर रखा हुआ है राइट. तो किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा एक वीक में नहीं हो रहा, मुझे 3 दिन और चाहिए, आप ESI से सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 डेज बढ़ा लो उसको राइट. बट अब आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंसिडर करते हुए ARD को कवर करना पड़ेगा. And ma'am, what about the sources? If somebody is doing self preparation, what are the good sources? मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे पूरा ग्रंथ लिख दिए हैं 3-4, तो आप इनके बारे में बताइए. बट ऑल्सो लेट दी स्टूडेंट्स नो, अगर एक किताब पढ़नी है, आई एम अ ट्रू बिलीवर कि यार एक किताब पढ़ लो, वो कौन सी होगी इन चारों में से? सर वैसे इसमें थोड़ा सा ये है, जब हम ARD की बात करते हैं तो हमारा ARD इज कंसिस्ट ऑफ कोर एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज. एलाइड साइंसेज जो एग्रीकल्चर नहीं है बट दे विल बी इन योर एग्जामिनेशन लाइक एनिमल हस्बेंड्री वगैरह. तो कोर एग्रीकल्चर के लिए तो स्टूडेंट्स देखो ये 3 बुक है, इनमें से आप कोई एक पिक कर लो. अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो अरुण कात्यायन, अगर आप ठीक ठाक हो बस फैक्ट्स पढ़ने हैं तो आपके लिए नीमराज सुंडा बेस्ट रहेगी. ऐसे ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आप ये बुक ले सकते हो ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आपके एनिमल हस्बेंड्री के लिए, हैंडबुक ऑफ फिशरीज के लिए. बट अब सर ने बात सही कही, इतना टाइम ही नहीं है कि हम सारी बुक पकड़े. तो अभी ये तो एक चैप्टर है, एनिमल हस्बेंड्री एक चैप्टर है और फिशरीज एक चैप्टर है. मतलब इस पे हम किताब कैसे पढ़ सकते हैं? ये तो गलत है. नहीं देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं भी थोड़ा सा देखो, हमारा काम है कि आपको इनको सोर्सेज सारे बताने, तो उसके लिए मैंने सारे सोर्सेज बता दिए. अभी आपकी बेस्ट बेट जो रहेगी वो रहेगी एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बाय RK शर्मा. मीडियम बुक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती है एग्रीकल्चर के, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फैक्ट्स है. तो एक ये कवर कर देती है. इसके बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री के सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो कवर हो जाते हैं. फिशरीज के जो सर्टेन एस्पेक्ट है वो कवर हो जाते हैं. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आई वुड से अबव एवरेज कवर्ड है. तो अगर अभी आपको एक बुक पकड़नी है तो दैट विल बी एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बाय RK शर्मा. And what is the type of questions asked, ma'am? Are they too difficult? Are they conceptual? Or are they just factual? कि मतलब एग्रोनॉमी में पूछ लिया कि भैया इस टाइप के एग्रोनॉमी प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, या पढ़कर भी ऐसा है कि यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस? सर अगर पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन द क्वेश्चन विल बी ट्रिकी. लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लगने वाले हैं. बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नाबार्ड पूछेगा ही नहीं. दे डोंट वांट यू टू बी अ फार्मर और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट. आपको नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज, और उसी पे टेस्ट होगा. दैट इज वाई बेसिक्स आप समझ जाओ, कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर रखो और फैक्चुअल नॉलेज को आप ग्रैब करो. इतना करते हो तो ARD इज गोइंग टू बी अ केक वॉक. एंड मैम व्हाट इज द गुड स्कोर? कट ऑफ तो हमने देखी 4.25 थी शायद, विच इज वी डिस्कस दैट इज ऑफ नो कंसिडरेशन बिकॉज हमें ज्यादा नंबर लेने हैं. तो कितना एक अच्छा स्कोर होगा अगर 40 नंबर का पेपर आ रहा है? तो ARD में टोटल, ARD स्टैटिक करंट छोड़ते हैं, ARD में टोटल स्कोर कितना आना चाहिए टू बी सेफ? सर टू बी सेफ आप 50% को लेके चलो एंड उस हिसाब से आउट ऑफ 40 आपका ARD का स्कोर 20 होना चाहिए. हाउएवर अगर आपने अच्छा रहना है और आपका बाकी जो एस्पेक्ट है वो अच्छे नहीं है तो 20 प्लस. अब यहाँ पे 0.5 भी अगर आप स्कोर करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर है. मतलब अगर किसी का ESI बहुत वीक है तो अपना यहाँ पे वो ले ले. तो दैट्स अबाउट ARD गाइस. ठीक है, नॉन ARD वालों के लिए मैम ने बताया है, एक तो ये RK शर्मा बुक है और ये चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट. बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि यार सारा ही पढ़ के जाओ, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो, ये ज़्यादा अच्छे से कर लो. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं, दैट इज़ अबाउट दी
ESI प्लस ARD स्कीम्स, जो कि मैम ने लिखा है मई टू जून। ये मैं मई टू जून क्यों लिखी है हमने? जुलाई अगस्त की भी तो हमें करनी पड़ेंगी, वो हम बाद में करेंगे कहीं पे, या फिर? सर एक्चुअली अभी जुलाई चल रहा है तो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रिटन जुलाई, क्योंकि वो एक्टिव आप यहाँ पे करोगे, लाइक यहाँ पे जो भी आपका करंट मंथ चल रहा होगा वो आप कवर करोगे ही करोगे। यहाँ तो मई टू जून तो करोगे, आप एक्टिव मंथ भी कवर करोगे। इसके अलावा लेट्स, क्योंकि अब देखो स्टूडेंट्स हम एज्यूम कर रहे हैं डेट्स, हमें डेट्स क्लियर नहीं है, तो लेट्स से आपका एग्जाम और लेट होता है, आपका एग्जाम सितंबर एंड में होता है, तो तब आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं मई करता हूँ, तब आप सितंबर मंथ को प्रायोरिटी पे लोगे। तो दैट इज व्हाई मई आप अभी कवर करो। एग्जाम अगर लेट होता है तो आप सितंबर मंथ को प्रायोरिटी बना लोगे। एग्जाम और लेट होता है तो जो भी आपके लेटेस्ट आप यहाँ पे देखो 3 to 5 मंथ रहते हैं, वो रहेंगे आपके अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 3 मंथ असेंशियल। लेकिन 3 मंथ्स कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? जून जुलाई अगस्त, एज्यूमिंग पेपर 1 सितंबर को है, या फिर मई जून जुलाई? जून जुलाई अगस्त, द वन विच आर नियरेस्ट आपका एग्जाम से, आपको एग्जाम की डेट और एग्जाम का मंथ ही आप लेके चलो। इससे पहले जितने भी मंथ होते हैं वो आपके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैम अगेन बहुत भारी प्लान है, मतलब 3-4 महीने की स्कीम्स एक हफ्ते में पढ़ना टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या क्या मिनिस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करना है, किन टाइप्स की स्कीम्स, मतलब मिनिस्ट्रीज के अंडर भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो उसके बारे में बताइए। मतलब हार्डली एक हफ्ते में अ कैंडिडेट हु हैज जस्ट स्टार्टेड या थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, आई थिंक वो 100 से ज़्यादा स्कीम नहीं कर सकता है। डेली की अगर 15 भी पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वो क्या पैरामीटर लगाए कि मुझे ये स्कीम्स करनी है, बस इसके अलावा मैं सारी छोड़ दूंगा, दैट इज द रिस्क आई एम रेडी टू टेक। राइट। सो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले ना इनको समझने के लिए मिनिस्ट्रीज, मुझे पता आप लोगों ने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको पढ़ के मैं बिल्कुल टॉप करूंगा, ये नहीं होने वाला है। आप एक चीज ध्यान रखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 to 5 मंथ, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो टाइम इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कहाँ से मैं कवर करूँ, आप पहले इसको देखो। तो आपने कभी भी अगर स्कीम्स कवर करनी है तो यू गो फॉर PIB और विकासपीडिया। जब आप PIB देखते हो ऑन डेली बेसिस, वहां मिनिस्ट्री वाइज आपको स्कीम मिलती है। अब उसी बेसिस पे ये जो मिनिस्ट्रीज मैंने आपके लिए बोल्ड कर रखी हैं, जो फर्स्ट पार्ट में है, दीज मिनिस्ट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, ARD में RD रूरल डेवलपमेंट है तो इंपॉर्टेंट होगी ऑफकोर्स। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके एलाइड साइंसेज का पार्ट है, ARD का पार्ट है, इंपॉर्टेंट होगी ऑफकोर्स। तो इनको आपने प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है। हाउएवर जो बाकी की स्कीम है, अगर ये आपके सिलेबस वाले पार्ट के लिए कुछ करती हैं, अगर ये इकोनॉमिक्स के लिए कुछ करती हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ करती हैं, देन आपने वो स्कीम्स भी कवर करनी है। बट इन स्कीम्स को अगर न्यूज में है अंडर 3 to 5 मंथ, आपने अच्छे से कवर करना है। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कीम्स? आई थिंक वो ARD सेक्शन में आएंगे और ESI सेक्शन में आएंगे, तो हमने ESI प्लस ARD स्कीम्स लिख दिया, बट हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी एक्सपेक्ट? मतलब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप स्लॉट 2 में ना करंट अफेयर्स पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो करंट अफेयर्स का ओवरऑल वेटेज क्या रहता है और कितने कितने नंबर के किन किन सेक्शंस में आते हैं? सर ये तो हमने क्लियर कर ही लिया है कि लास्ट में जो आपको एग्जाम जिताएगा वो होगा मेरिट सेक्शन, और मेरिट सेक्शन आपका होता है 100 मार्क्स का। इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड, मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि कम से कम अगर कुछ भी नहीं होगा तो 55 to 60 क्वेश्चन और इतना ही % आपका करंट अफेयर होगा। इसीलिए सर जब आपने करंट अफेयर यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं, रुकना नहीं है। और ये तो आप छोड़ो, यहाँ से इंटरव्यू तक आप करंट अफेयर करते ही रहोगे। करंट अफेयर का बस हाथ पकड़ना है, ये स्लॉट 2 कभी खाली नहीं होगा, करंट अफेयर ही रहेगा। तो भाई स्टैटिक तो छोड़ दो, आई थिंक मेनली फोकस ऑन द करंट अफेयर्स। सो इसमें स्कीम्स में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट एंड व्हाट आर द गुड सोर्सेज टू कवर स्कीम्स? तो इसके लिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर यू। तो यहाँ देखो, जब भी आप स्कीम पढ़ रहे हो एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, इतनी बड़ी स्कीम है मैं क्या पढूं, आप इन डायमेंशंस को कवर करो। मिनिस्ट्री कवर करो, लॉन्च ईयर, फंडिंग क्या चल रही है इस बार, बजट एलोकेशन कितना है आपको पता भी चल गया होगा अब तो इस साल का, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टारगेट बेनिफिशियरी क्या है, अगर कोई स्टेट की स्कीम है, ठीक है, तो कौन सी स्टेट की स्कीम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब नाबार्ड की जो क्वेश्चन, पहले नाबार्ड इनमें बहुत क्वेश्चन पूछता था, अब नाबार्ड का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा आगे चल रहा है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे वो फ्यूचर में देखेंगे कि नाबार्ड किस तरह के क्वेश्चन को इंक्रीज कर सकता है। वेटेज अभी भी यहाँ ज्यादा है, बट अब नाबार्ड फीचर्स में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब स्कीम न्यूज में क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज दे रहा है। तो अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस पार्ट को भी आप लाइटली नहीं लोगे।
And ma'am, what about the sources? PIB, I know, is a standard source. We also refer it in RBI domain. ये विकासपीडिया का क्या चक्कर है? सर ये विकासपीडिया भी गवर्नमेंट का ही सोर्सेज है। अब पीआईबी में काफी बार क्या होता है, स्कीम ना काफी माइन्यूट सी कवर होती है, जैसे लेट्स से कि फंडिंग में कोई चेंज हो रखा है, पीआईबी अब फिर ये नहीं बताएगी मिनिस्ट्री लॉन्च ईयर बजट एलोकेशन ऑब्जेक्टिव ये सब। आप अगेन ये भी मिनिस्ट्री का ही, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सोर्स है, तो आप विकासपीडिया पे जाके जस्ट स्कीम का नाम सर्च करोगे, जितनी डिटेल्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड होंगी। दे थिंक कि आप किसान हो जिसको पीएम किसान में एनरोल करना है, तो दे गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन। तो दैट इज वाई अगर आपको डायमेंशन कवर करनी है, अगर वो पीआईबी में नहीं गिवन है, आप विकासपीडिया में जाओ, ज्यादा सोर्सेज की तरफ मत जाओ। अब समझ आया, मुझे लग रहा है कोई विकास है उसने पीडिया बनाया, इट्स लाइक विकास ग्रोथ पीडिया। ठीक है। सो स्कीम्स में मैम और कोई पॉइंट, मतलब क्वेश्चंस डायमेंशंस पता लग गए, क्वेश्चन सिंपल आते हैं या फिर लेंदी क्वेश्चंस विद 1 2 3 4 एंड विच वन ऑफ दीज आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? सर अभी तक नाबार्ड ने आरबीआई का ट्रेंड जो है वो बहुत हेवीली फॉलो नहीं किया है कि बहुत ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। 1-2 क्वेश्चन आने लग गए हैं एंड मैक्स टू मैक्सिमम शायद 3 या 4 आ जाएं, बट अभी भी नाबार्ड ने एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा एस्पिरेंट्स पे दया करते हुए क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही रखा है, काफी फैक्चुअल रख रखा है। डायरेक्ट आपसे पूछा है बजट कितना है, बताओ कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं। सो कैन वी एक्सपेक्ट अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम स्कीम्स बोथ ESI प्लस ARD? यस सर। मतलब 55% जो करंट अफेयर्स आएंगे उसमें से 20 नंबर की स्कीम्स आ सकती है। सर इवन इन द जीए सेक्शन यू कैन सी कि इनसे ईएसआई से रिलेटेड या एआरडी से रिलेटेड सेक्शन का नाम जीए होगा, बट स्कीम्स आ सकते हैं। ठीक है। सो स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और इफ आई एम करेक्ट शायद फेज 2 में भी स्कीम्स पे डिस्क्रिप्टिव Yes. पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा था मैम, जो ये आप स्कीम्स पढ़ेंगे दे वुड बी यूजफुल फॉर फेज 2 आल्सो? यस सर। सर इन ARD स्टैटिक एंड इन द स्कीम्स और रिपोर्ट इन करंट अफेयर ऑल्सो, जो भी आप पढ़ेंगे नॉट ओनली इन योर फेज 1 बट ऑल्सो इन योर फेज 2 एंड इवन इन योर इंटरव्यू, दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। तो मतलब ये आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, फेज 2 की भी आपकी साथ साथ हो रही है। नेक्स्ट हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, हम ESI। सो ESI तो मैम 40 मार्क्स में से आई थिंक मोस्टली इट इज करंट अफेयर्स 30-35। ठीक है। 35 आई थिंक यहाँ 30 नंबर का यहाँ आ जाता है, 15 के ARD, 45 और थोड़ा बहुत GMA जो 50-60 बन जाता है। अब ESI में करंट अफेयर्स ज़्यादा हैं, स्टैटिक में पढ़ूँ ही क्यों सबसे पहले, और स्टैटिक में अगर पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ूँ या सोशल इश्यूज पढ़ूँ, और इकोनॉमिक्स अगर अकेला पढ़ना है तो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? सर आई थिंक ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इससे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल जाएगी, स्पेशली जब टाइम लिमिटेड है तो इतना बड़ा मैं कैसे करूं, राइट? तो स्टूडेंट अभी के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 1 और ESI में कुछ नहीं किया तो आप SI को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो, एंड उसके लिए आई हैव एडेड दीज 7 चैप्टर्स। आप इन चैप्टर्स को करो नॉट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बट आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन, फेज 1 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब आपके ESI स्टैटिक के कवर हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। वी हैव सीन लास्ट ईयर तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन आए थे ESI स्टैटिक से, राइट? मैं ये नहीं कह रही बहुत लाइटली लो, क्योंकि नहीं, आपको फेज 2 में नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा, बट आप एटलीस्ट ये 7 चैप्टर्स करो जो टाइम गिवन है। ये बहुत लेंदी या बहुत हैवी चैप्टर नहीं है ARD स्टैटिक की तरह कि भाई समझना है। एंड अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? आपको पता चल जाएगा कि रेपो रेट कितना है, ये सारी चीजें तो यहाँ हेल्प मिल जाती है, राइट? तो ये ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अकेले कर रहे हो, बहुत सोलो प्रिपरेशन ARD स्टैटिक की तरह चल रही है। इट विल कवर, इट विल इंटीग्रेट। ये करंट अफेयर आपको अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत हेल्प करेंगे। आई थिंक इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सबका होगा, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, मतलब इधर उधर दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ी होगी, सो दैट माइट बी यूजफुल। एंड व्हाट अबाउट दी सोर्सेज मैम? NCERT, वाओ, मतलब माय फेवरेट। तो NCERT कैसे हेल्प करने वाली है? सर NCERT के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आप वो कर लो, एंड 12th की NCERT कर लो, मोर देन इनफ है। आप इवन आई नो कि UPSC वालों की फेवरेट होती है इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह वाली, आप मत करो, नहीं अच्छी लग रही। देखो NCERT टू द पॉइंट बात करती है, कोई बकवास नहीं होती है इसमें, बहुत ही टू द पॉइंट सोर्स है। इस टाइम पे अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक्स से, स्पेशली एग्रीकल्चर वाले, वो नाबार्ड नहीं देते क्योंकि ESI आ रही है। तो आपके लिए आई वुड सजेस्ट NCERT पकड़ो, फ्री में आपको PDF मिल जाएंगे, कोई आपको कुछ पे करना है नहीं, इजीली आप पढ़ भी लोगे, ज्यादा कुछ लग रहा है हम आपके लिए हैं, राइट? एंड इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम ऑल दो जरूरत नहीं है, बट अगर किसी का सब कुछ हो रखा है, बस एक सोशल इशू कवर करना है, तो आई हैव एडेड दिस सोशल प्रॉब्लम। दैट वुड बी गोइंग नो टू मच इनटू द प्रिपरेशन अगर हम राम ऊर्जा पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में देयर कैन बी 1 or 2 क्वेश्चन ऑन सोशल इश्यूज, दे आर वेरी जेनरिक एंड आई थिंक दे आर बेस्ट डन इफ यू रीड द एडिटोरियल्स। तो इसमें मैम ARD और ESI में कुछ एडिटोरियल्स पढ़ने की जरूरत है, इफ आई आस्क इट फ्रॉम फेज 2 एंगल, या फिर वो बाद में करना चाहिए? सर अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही बिगिनर है तो अभी तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलो, फेज 2 इंपॉर्टेंट होगा पर पहले फेज 1 क्लियर करना पड़ेगा, राइट? तो आप फेज 1 पे फोकस करो। हाउएवर
अगर आपने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर दिया, अच्छा खासा टाइम आपको पड़ा है, आप रिवीजन कर रहे हो, इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को रिवीजन के लिए यूज कर रहे हो, देन वीकली आप एडिटोरियल उठा सकते हो, स्पेशली अगर वो ARD एंड ESI से डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वहां से फंस सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, ESI रिपोर्ट्स प्लस करंट अफेयर्स अगेन। तो हम इसमें रिपोर्ट्स में अगेन आई एम सीइंग लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, भर भर के हम कंटेंट डाल रहे हैं। अब इतनी रिपोर्ट्स क्या हैं ये बताइए जरा, और विच आर द इम्पोर्टेंट वंस। मुझे लग रहा है अंचित से थोड़ा सा टू द पॉइंट बात करें कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो आई थिंक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, इनको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको नाम थोड़े ध्यान में रखने पड़े। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अभी आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट आ रखा है, तो ये आपने कवर करना है फॉर 2024। दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। अब नाबार्ड ने रिपीटेडली कौन सी रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो दैट इज सेंसस SECC। तो ऑल्दो मैंने ये सारी रिपोर्ट्स आपको दी हैं, इनकी हाउएवर आप हाइलाइट्स पढ़ो आइदर फ्रॉम PIB और द हिंदू एंड लाइव मिंट, न्यूज़पेपर लव्स इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, तो वो आपको सारे पॉइंट को कंसाइज वे में बता देंगे, आप वो पढ़ लो। रिपोर्ट के लिए उसके अलावा बेस्ट होगा कंपाइलेशन। हम भी फ्री में कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं 6 मंथ की, अभी सेबी के लिए वी हैव रिलीज, तो आप उन कंपाइलेशंस को भी पढ़ सकते हो बूस्टर्स के नाम से, रिपोर्ट बूस्टर्स, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। बट अगर अभी आप प्रिपरेशन फेज में हो तो ये सारी रिपोर्ट है, इतनी सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, सेंसस एंड SECC पढ़ लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। ऑलराइट मैम, इकोनॉमिक सर्वे बजट अभी रिसेंटली आए हैं, सो इज देयर अ चांस दैट विल दे बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर? सर, दे आर गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस ईयर। इवन मैं 2023 या प्रीवियस ईयर से बात करूं, क्योंकि यूजुअली फेब में आते थे, तो वो 3 मंथ 6 मंथ वाले क्राइटेरिया में नहीं आते थे। बट मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है 3 to 5 मंथ में ARD, ESI, GA इनसे रिलेटेड कुछ हुआ है आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ESI, देन ARD, देन GA, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, चाहे वो स्कीम हो, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट जैसी रिपोर्ट हो। इस ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आई वुड सजेस्ट यू इसमें बिल्कुल आनाकानी मत करना, थोड़ी मुश्किल होगी, बट लाइव सेशंस देखो और इनको कवर करो। आई थिंक ये रिपोर्ट्स अपने आप में बहुत हैवी हैं, सो व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू कवर देम थ्रू MCQs? सर, MCQs भी अच्छा वे है, लेकिन MCQ ना आप सेकंड स्टेप में कवर करो, फर्स्ट में आप कुछ नहीं, हाइलाइट्स पढ़ लो। गुरकिरत सर ने भी हाइलाइट्स के सेशन ले लिया रिसेंटली, एंड PIB में भी बस आपको कुछ नहीं करना, इकोनॉमिक सर्वे क्लिक करना है, 12-30 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आप क्विज लगाओ। सेम गोज फॉर यूनियन बजट, आप एक बार हाइलाइट्स पढ़ो एंड उसके बाद क्विज लगाओ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो फॉर रिटेंशन। ठीक है, और हिंदू लाइवमेंट ज्यादा जरूरी क्या है? आई थिंक लाइवमेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यस सर, लाइवमेंट सर आई थिंक डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऐसे पॉइंटर्स देते हैं। बट यस, हिंदू आपके नॉट ओनली इवन फॉर करंट अफेयर, जो थोड़े से इनके एडिटोरियल्स भी होते हैं, रिपोर्ट एंड स्कीम, ये जिस तरीके से कवर करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। लाइवमेंट आप फेज 2 के टाइम पे पढ़ लीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, so that was about reports. Now moving on to QRE, entire QRE in 1 week. So again we are assuming के base है, पर शायद टाइम भी नहीं है, so are we saying here कि reverse engineering से कर लो? ये सर, QRE के लिए एक चीज़ तो हमने पहले ही क्लियर कर दी है कि नॉन मेरिट सेक्शन में आपको बहुत तोप नहीं बनना है, आपने बहुत ऐसा नहीं कोशिश करना है कि आप 100% मार्क्स लेके आओ, बेयर मिनिमम मार्क्स लाने हैं। ये अगर इंग्लिश को छोड़ दें, ठीक है, बाकियों में 10-20% से ज़्यादा नहीं जा रहा है स्कोर, तो दैट इज़ वाई एक वीक आप करो। एंड ऑफकोर्स रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट मेथड। आपको फंडामेंटल्स नहीं आते, क्वेश्चन करते करते आ जाएंगे। अगर तब भी नहीं हो रहा तो 1 या 2 कॉन्सेप्ट्स के लिए देखो, मैं कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट आपको दे दूंगी, राइट? आप 1 या 2 कॉन्सेप्ट्स के लिए फंडामेंटल्स देखो, बट दिस इज नॉट द टाइम कि आप बैठो, अलग अलग लेवल ट्राई करो, SSC के देखो, बैंक के देखो, RBI के देखो, नाबार्ड के देखो, नहीं, क्विज पकड़ो नाबार्ड के एंड करो, प्रीवियस ईयर में कैसे आ रखे हैं क्वेश्चन करो, दैट इज द ओनली वे। तो यहाँ पे QRE के लिए क्या प्लान है हमारा? मतलब ये जो क्वांट के चैप्टर्स हैं, सिर्फ यही चैप्टर्स करने हैं, वुड दे बी सफिशिएंट? सर, मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 20 में से 20 हमने लाने नहीं है। एंड इन्हीं में से मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से, ऑल्दो आई नो टाइम हो रहा है, बट थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन दे देती हूँ। यहाँ जो आपको चैप्टर्स देख रहे हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट DI हैं। यू विल सी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन। जब 2 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट वो 5 मार्क्स के होते हैं, तो 10 क्वेश्चन फंस जाते हैं। जब 3 क्वेश्चन आते हैं DI के, तो 4-4 पार्ट होते हैं उसमें, तो
टोटल 12 मार्क्स का आ जाता है। बट DI इज समथिंग जो टाइम बहुत लेता है एंड काफ़ी बार पूरा करने के बाद आंसर गलत आते हैं, तो फंस सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें 12 मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी आप 8 पे फोकस करो एंड इन 8 में से इफ़ यू कैन स्कोर अराउंड 3 to 5 मार्क्स, आप जीत गए हो। उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप ध्यान दो, सिंप्लीफिकेशन पे आप ध्यान दो, नंबर सीरीज पे आप ध्यान दो। बट ये ऐसा श्योरिटी नहीं है कि सिर्फ 3 चैप्टर करके मैं पास हो जाऊंगा, तो उसके लिए छोटे चैप्टर्स हैं, इनके आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, इनको समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड बोर्ड, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम वर्क में से क्वेश्चन पिक कर लो। इसमें से आप पिक एंड चूज कर सकते हो, बट यस कोशिश करो कि 5 से 6 टॉपिक आपके हों जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज ऑलरेडी आपके प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड। सो मोस्टली वी आर सेइंग के रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली जाए यहाँ पे। एंड व्हाट आर द गुड सोर्सेज फॉर क्वांट? सर ऑल्दो नबार्ड के लिए इतना ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग कि कोई बहुत ही कंफ्यूजन समझ नहीं आ रहा, यू कैन गो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एस चार्ट, ठीक है, RS अग्रवाल आप रेफर कर सकते हो, इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मैं यहीं पे क्लियरली बोलती हूँ। जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी स्किप्ड, यस क्योंकि नबार्ड में बहुत बेसिक लेवल ही आता है। यस सर, इससे बेस्ट सोर्स होगा कि आप एक वेबसाइट में जाओ, इंडिया बिक्स, आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाएगा, बट यहाँ क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो थोड़े से ऐसा है कि लिमिटेड क्वेश्चन है, बट यस बिगिनर्स के लिए अच्छा है। व्हाट अबाउट रीजनिंग मैम? ये चैप्टर्स अगेन आपने लिखे हैं। स्टूडेंट्स फॉर रीजनिंग यू कैन सी सेम क्वांट वाला फंडा है, यहाँ आपके चैप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से आते हैं, बट फंसना नहीं है क्योंकि डिफिकल्ट होते हैं। तो रादर आप बाकी के जो टॉपिक्स है, इसमें तो देखो मैंने लिस्ट भी बहुत लंबी नहीं दी है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलोजिज्म, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशंस, इन चैप्टर्स को कर लो, बहुत अच्छे से आप नॉन मेरिट की जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ आती है उसको क्लियर कर पाओगे। तो आप कह रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे ज्यादा ध्यान ना दो, ऊपर वाले चैप्टर कर लो, मे बी जैसे डायरेक्शंस, रैंकिंग, वो भी साथ में कर सकते हैं ताकि 5-6 चैप्टर्स हो जाएं और आप 2-3 नंबर क्रैक कर पाओ। और रीजनिंग के लिए मैम कुछ अच्छी सोर्सेस? सर अगेन रीजनिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको सॉल्व करने हैं तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं इस अगेन RS अग्रवाल रीजनिंग की बुक में। बहुत हाई लेवल आपको क्वेश्चन अटेंड नहीं करने हैं, सिर्फ इन टॉपिक्स के चैप्टर्स को सॉल्व करना है एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आप करें। ठीक है, तो मतलब इनमें रिसोर्सेज ज्यादा बुक्स वगैरह यूज ना करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, वेबसाइट्स पे क्वेश्चंस करो, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस करो, सेक्शनल टेस्ट करो, मॉक टेस्ट करो। और इंग्लिश मैम, ये तो आई थिंक क्या कर सकते हैं अब इसमें, जिसकी जैसी है शायद वैसी है। आई थिंक सर इंग्लिश के लिए अगर स्टूडेंट ऑलरेडी ART स्टैटिक में इंग्लिश पढ़ रहा है, ESI में इंग्लिश पढ़ रहा है, तो वो बहुत ही ऐसा नहीं है अनटच्ड रह जाता है इंग्लिश से, कॉन्टेक्ट हो ही जाता है इंग्लिश से और थोड़ा बहुत लगाना आ जाता है। अब उसको अगर वो सप्लीमेंट करे क्वेश्चन सॉल्व करके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, एंटोनिम सिनोनिम के, सेंटेंस एंड वर्ड रीअरेंजमेंट के, क्लोज टेस्ट के, एरर डिटेक्शन के, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, दूसरा अगर वो पहली बार क्वेश्चन करेगा वो गलती करेगा, अगर वो बार बार इनको रिपीट करेगा वो जानता है मैं गलत करूंगा तो वो अटेम्प्ट नहीं करेगा, तो नेगेटिव मार्किंग का स्कोप हट जाता है। और इंग्लिश के लिए एनी सोर्स, और इज इट लाइक रीडिंग और वोकैबुलरी? बेस्ट वुड बी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, जो सोर्सेज आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो उनको ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश अटेंटिव होके, नॉट ओनली कि मैं ARD पढ़ रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ लूँ, इंग्लिश कैसी लिखी गई है ये पढ़ो, मोर देन इनफ। ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू ARD रिपोर्ट्स अगेन, यहाँ पे भी वही है कि मई टू जून लिखा है, बट आपको तो जुलाई अगस्त भी करना ही पड़ेगा, तब तक तो मिड अगस्त आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ARD रिपोर्ट्स में कौन सी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं? सर जब हम ARD रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा एक तो घबराना नहीं है। सबसे पहले ARD रिपोर्ट आपने सिंपल एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ लो, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, इसको सप्लीमेंट कर लो आप 20th लाइफ स्टॉक सेंसस जो है हमारा है इसके साथ, एंड जो आपका एग्रीकल्चर सेंसस 2015-2016 है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है, नबार्ड एनुअल रिपोर्ट। वो क्यों? क्योंकि अभी तक रिपोर्ट आ नहीं रखी, वी डोंट नो कि एग्जाम के टाइम पे आएगी कि नहीं। अगर वो एग्जाम के बाद आती है देन यू डोंट नीड टू कवर पुरानी वाली रिपोर्ट। मेरे को पता था आप लोग उसी के लिए कूदोगे, तो दैट इज वाई आई हैव नॉट एडेड इट। अगर आती है देन यू विल हैव टू कवर, राइट? तो इतना कर लो। एंड करंट अफेयर के लिए जो ARD करंट अफेयर है, सिंपल कृषि जागरण पे जाओ, ऑल्दो PIB कवर कर रहे हो तो हो जाएगी, बट बेटर सोर्स, क्योंकि बहुत ARD की ना न्यूज़ नहीं होती, आपको 12, 13, 14 से ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिलेंगी एक महीने की। दैट इज वाई कृषि जागरण पे जाओ, उन न्यूज़ को करो, यू विल बी इन सेफ हैंड्स। So PIB plus कृषि जागरण is a good source to cover ARD current affairs and ARD reports. Yes. और इनमें से मैम अगेन, वैसे तो आई थिंक सबसे ही क्वेश्चन आते होंगे, बट कोई ऐसी रिपोर्ट जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, आई थिंक लाइफ स्टॉक सेंसस, ओके, ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर सेंसस, सो दिस इज वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे शायद 2-3 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो
यहाँ पे हम आते हैं वीक 4 में। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मई टू जून लिखा है हमने हर जगह करंट अफेयर्स, बट ये जुलाई तक करना है। सो आपको या तो वीक 4 में टाइम निकालना पड़ेगा और थोड़ा जो बफर है बाद में वो, ठीक है। तो हमने बहुत 30 डेज को भी हमने 28 डेज लिखा है, आपके पास अभी भी 35 डेज है, अच्छा खासा बफर है, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अब कंप्यूटर नॉलेज में, कंप्यूटर नॉलेज से पहले हम करंट जनरल नॉलेज, तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ मेरिट सेक्शन, जहाँ पे जनरल नॉलेज प्लस स्कीम्स वगैरह आएंगी। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैम? आपने अगेन काफी ज्यादा लिख दिए हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीए सेक्शन या फिर आप जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, आप कुछ भी बोल रहे हो उसको, वहां पे जो आप जनरल किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ते हो, नबार्ड भी वही चाहता है कि आप अवेयर कितने हो। तो यूजुअली नबार्ड में जो जितनी भी फर्स्ट इन न्यूज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सबमिट, डिफेंस एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़ है, ये वाली न्यूज़ आती है। हाउएवर फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड वी हैव सीन नबार्ड ने ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एंड अब स्कीम्स, आपके सेंसस से क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें आ रही। ऑल्दो आप सेंसस ऑलरेडी पढ़ रहे हो, स्कीम्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट जीए में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि मेरिट सेक्शन है, 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मैटर करते हैं, तो आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव इनको अच्छे से करो, आपके डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं इनको अच्छे से करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसको अच्छे से करोगे, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से करोगे। अगर पूरे जीए में आप ईएसआई आरडी को छोड़ दो तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्पोर्ट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देन टाइम है डिफेंस एक्सरसाइजेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी के लिए जाओ। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर के भी रेगुलरली नबार्ड एक क्वेश्चन पूछ लेता है, काफ़ी बार वो बुक छूट जाती है जो नबार्ड ने पूछी होती हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट आप छोड़ सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। आई थिंक इसमें जो ये वाले एरियाज हैं, फर्स्ट इन न्यूज़ है ना, ये थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। कुछ ऐसे एरियाज यहाँ पे जो बंदा छोड़ सकता है? सर यहाँ पे आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो, जैसे अपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फेयर एंड फेस्टिवल कुछ सालों से नबार्ड ने छोड़ ही दिया है ऑलमोस्ट, और पहले भी एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता था। प्लेसेस इन न्यूज़ कम आते हैं, डेज में से क्वेश्चन कम आते हैं, एंड सम टाइम जो डेज आते हैं दे आर नॉट इन न्यूज़पेपर और पीआईबी, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आ पाती, तो आप इनको छोड़ सकते हो। एंड जो आपका अवार्ड्स एंड माइलस्टोन है वो भी खुद, क्योंकि स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों में कवर हो जाता है, तो आपको आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर अवार्ड एंड माइलस्टोन। तो आप इस पार्ट को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो। इस पार्ट को अगर टाइम है तो करो, अदरवाइज आप इस पर फोकस करो। और यहाँ पे भी आपने लिखा है हिंदू एंड लाइवमेंट, सो आई थिंक हिंदू वुड बी मोर यूजफुल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, लाइवमेंट वुड बी लेस, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिंदू में ज़्यादा फोकस होंगी रेदर देन इन लाइवमेंट। और कंपाइलेशन से क्या मतलब है मैम आपका? सर कंपाइलेशन तो देखो स्टूडेंट्स दो नो, और हम भी थोड़े से वीकली एंड 1 मंथ के करंट अफेयर कराते रहते हैं, तो टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है। तो कंपाइलेशन अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ूं, तो रादर देन कि मैं गिव अप कर दूं, आप उस कंपाइलेशन को डाउनलोड करो उसको डाउनलोड करके पढ़ो। इसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड बूस्टर्स, जिसमें 6 महीने के आपको पूरे के पूरे करंट अफेयर, इवन फॉर रिपोर्ट्स के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इवन फॉर जीए यू गेट दैट, तो आपको उससे कवर करना तो मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा लेट आती है, तो आप सप्लीमेंट करो कि आपका द हिंदू से तो कवर हो ही हो। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वी मूव टू सीके प्लस डीएम, कंप्यूटर नॉलेज प्लस डिसीजन मेकिंग। सो कंप्यूटर इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट मैम, आई थिंक 10 नंबर का आता है, 20 नंबर का। तो उसके लिए क्या किया जाए? नॉन मेरिट सेक्शन है और अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो पीपल वुड हैव स्टडीड फॉर सम other exams so they can manage being a non-merit section. कंप्यूटर का क्या किया जाए अगर किसी ने पढ़ा नहीं है? राइट, सो कंप्यूटर ऑल्दो 20 मार्क्स का है, बट अनलाइक वी हैव सीन की योर क्वांट एंड रीजनिंग, जहाँ 5.5 कट ऑफ जाती है हाईएस्ट, यहाँ 5.5 गई थी, वहाँ 5, यहाँ 5.5, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड थोड़ा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, यहाँ सिर्फ क्विज करके काम नहीं चलेगा। तो मैं ऑल्दो मैंने ये 7 आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, बट इसको भी कैसे टैकल करना है अगर आप 5.5, 6, 7 मार्क्स लाना चाहते हैं, दैट आई वुड टेल यू। तो ये जो 2 चैप्टर्स आप देख रहे हो, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने इसको पढ़ लिया बहुत अच्छे से तो आप 2-3 मार्क्स ले आओगे बहुत आराम से। एंड अगर आपने इनके शॉर्टकट्स को अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि शॉर्टकट्स में से वी हैव सीन कि 2 से 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, राइट, मिनिमम 2 तो आएंगे, बट 6 तक भी आ ही जाते हैं क्वेश्चन गिवन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड। तो अगेन यहाँ पे आप ऐड कर लोगे 2 to 6 पार्ट,
तो आपके 5.5 यहाँ से कवर हो जाते हैं. हाउएवर अगेन आई वुड से कि सिर्फ 2 टॉपिक करके ये नहीं सोचना कि मैं एग्जाम क्लियर हो जाऊंगा, तो आप 2-3 टॉपिक से कॉम्प्लीमेंट करो. दैट आई एम गिविंग यू. आप 5th वाला पॉइंट और कर लो. ये कर लेते हो तो वेरी कंफर्टेबली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ठीक है मैं कर लूंगा आराम से, एंड आप कर भी पाओगे. तो ये 3 टॉपिक आपने करने. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट डिसीजन मेकिंग? ये तो अपने आप में मतलब मैनेजमेंट का एक सबसेट है. आई थिंक उससे पहले हमें थोड़ा सोर्सेज डिस्कस ठीक करने है, पड़ेंगे. सोर्सेज बताइए मैम कंप्यूटर की. तो सोर्सेज सर बेस्ट है. यू गो फॉर स्टैंडर्ड बुक अरिहंत. Arihant. It will give you questions. So when students you are going for Arihant computer awareness, मुझे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं कि सोर्सेज बता दो. तो देखो कंप्यूटर के लिए जाओ, यहाँ थ्योरी भी मिलेगी एंड एमसीक्यू भी मिलेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व. ये अरिहंत ना मुझे मतलब एक कुंजी होती थी ना, वैसी लगती है कि हर एग्जाम में इनकी हर एग्जाम सब्जेक्ट के लिए बुक आती है. तो अगर कुछ ना समझ आए ना, इसको पढ़ लो. अच्छी खासी बुक है, कुछ तो आपको कट ऑफ कराने में हेल्प कर ही देगी. एंड दिस इज आई थिंक अ गुड सोर्स. बाकी तो इंटरनेट पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है कंप्यूटर को लेकर, है ना. और डिसीजन मेकिंग मैम, ये वैसे अगर किसी ने आरबीआई की तैयारी की है ना, वहाँ से जो आपका पार्ट है जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वहाँ से आपका सारा हो जाएगा. बट लेट्स टेक इट फ्रॉम एंगल फ्रॉम समबडी हु इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई. इवन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एथिक्स में कवर हो जाता है सब. सो स्टूडेंट, बट आई नो कि जो नॉन मेरिट जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है या कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैनेजमेंट तो मैंने किया नहीं कभी, तो मैं क्या करूं, तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि देखो सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग में टेक अ लुक एट द कट ऑफ. आपकी कट ऑफ कितनी गई थी? 1.25 से हाईएस्ट गई है 1.5. कितने मार्क्स का आपका ये सेक्शन है? 10 मार्क्स का. इसमें आपने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना. ये बुक बहुत ही हैवी है, बहुत ही मुश्किल है इसको पढ़ना, पर आपको पूरी पढ़नी नहीं है. एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये दुख मेरे को भी होता है कि ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जिसमें सिर्फ आपको नाबार्ड रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग मिले. तो ये थोड़ा सा लैगिंग है. दैट इज वाई ये बुक थोड़ा हैवी होने के बाद भी मुझे आपको सजेस्ट करनी पड़ रही है. बट इस बुक में से आप बेसिक टॉपिक्स को कवर करो. इन टॉपिक से 1 मार्क्स छोड़ो, आप इजिली 3-4 मार्क्स ले आओगे. लेकिन हाँ, यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि आप ये मत करो कि नहीं 3-4 तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो चलो मैं 2 नहीं करता हूँ. बहुत छोटी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही मैथ्स लगानी है. अंडरस्टैंडिंग से टॉपिक है, ठीक है. वी आर मेकिंग अ डिसीजन मेकिंग वाले टॉपिक आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. बहुत डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होती है. एंड ये तो आई कैन गारंटी यू, आप 2 दिन आराम से बैठो, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट कवर करना एंड क्वेश्चन करना, आप दोनों कर लोगे. बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं. मतलब 3-4 बहुत टफ आएंगे, लेकिन 2-3 बहुत इजी होंगे. तो कट ऑफ आई थिंक 1.5 नंबर था इसमें, शायद 10 में से. दैट कैन बी मैनेज. बट बिल्कुल हवा में मत जाना, कई बार इसी में पता लगा कट ऑफ रह गई. 0 नंबर भी आते हैं लोगों के. ठीक है. बाकी ये मॉक टेस्ट मैम आखिर में आई थिंक ये थोड़ा शायद लेट हो जाएगा. मे बी कुछ मॉक टेस्ट बच्चों को वीक 3 में दे लेनी चाहिए. एंड आफ्टर दैट द रिमेनिंग मॉक टेस्ट कैन बी गिवन इन वीक 4. सर अगर आपने थोड़ी सी तैयारी की है, रिवीजन कर रखा है, तो देन तो यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट. बट अगर कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल ही हाथ तंग है, तो देन हियर यू कैन गो फॉर सेक्शनल टेस्ट. राइट, आप सेक्शन एआरडी के स्टैटिक सेक्शन को कर लो, या फिर ईएसआई के चैप्टर वाइज टेस्ट कर लो, या फिर बेस्ट क्यूआरई के सेक्शनल टेस्ट को करो. तो वहाँ यू कैन गो फॉर दिस मंथ. बट अगर कुछ नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा, बिगिनर है, तो आई थिंक कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग के बिना फुल लेंथ मॉक टेस्ट को देने जाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. राइट, तो आप 4th वीक स्टार्ट होते ही मॉक टेस्ट को दे सकते हो. एंड अगर कॉन्फिडेंस है, कर लिया है, या फिर लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, टेस्ट करने का टाइम है, तो देन ऑफ कोर्स जैसे अंचित सर ने कहा, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट को देना. और मॉक टेस्ट देने के कोई पॉइंट्स हो जो आप बताना चाहें दैट नाउ, जैसे कि मॉक टेस्ट को बिना पॉज दे के देना चाहिए. बहुत सारे लोग ना बीच में खाना खाना है, अभी किसी ने बेल मार दी, अभी कोई फ़ोन आ गया है, सो दे कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टिंग व्हाइल गिविंग द मॉक टेस्ट. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो विच शैल बी टेकन केयर, बिकॉज मॉक टेस्ट आई बिलीव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. पढ़ के कुछ नहीं होगा, पढ़ के कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, कम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर पा रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू वुड हैव स्टडीड. राइट, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉक, अंजित सर ने आपको बता ही दिया, खाना पीना खाने, घूमने कहीं नहीं जाना है. क्योंकि मॉक से देखो आपका क्या पर्पस है कि यू वांट टू फील दैट एनवायरनमेंट. आपको पता चलना चाहिए एग्जाम में स्ट्रेस कितना होता है. जब क्वांट का सेक्शन गंदा गया तो रीजनिंग में फोकस करना कितना मुश्किल होता है. तो एक तो सबसे पहले आपको जो थोड़ा सा रियल टाइम सा वो मिलना चाहिए, स्टिमुलस मिलना चाहिए कि येस आई एम गिविंग एग्जामिनेशन एंड दीज आर द मिस्टेक आई एम मेकिंग बिकॉज आई एम अंडर स्ट्रेस. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल गेट फ्रॉम मॉक इज टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर वीक एरियाज वेयर
वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ आते आते क्या होता है, पता ही नहीं है कि मेरे को क्या आता है क्या मेरे को नहीं आता. वी गॉट मेनी कॉल्स कि मैम समझ नहीं आ रहा कि मैं अब पढ़ूँ क्या, क्योंकि एक हफ्ता बचा हुआ है एंड मेरे को लग रहा है मुझे सब आ रहा है, बट मुझे पता नहीं है कि मुझे आता है कि नहीं. आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट दो एंड एनालाइज योर सेल्फ कि इज समटाइम व्हाट हैपन, हमने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ा होता है तो वी डोंट डू इट, बट यहाँ मार्क्स नहीं आते हैं. तो मॉक टेस्ट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, ऑल्सो हेल्प यू टू गेट दैट रियल टाइम एक्सपीरियंस कि आपको एक्चुअल एग्जाम के दिन कैसा सा लगेगा. ऑल्दो स्ट्रेस तब भी आपको लगेगा बट मैनेजेबल होगा अगर आपने मॉक दे रखे हैं. एंड मॉक आपको ऑल्सो हेल्प करते हैं रिटेंशन. एंड समटाइम वी हैव सीन काफ़ी सारे टॉपर्स हैव सेड कि हमने तो मॉक से ही चीज़ें याद की हैं. तो मॉक ऑफ कोर्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिटेन. तो कम से कम 10 मॉक्स दो, ज़्यादा दे सकते हो ज़्यादा दो, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक शेल नॉट बी टू लर्न. पहले लर्न करो फिर दो. 10 मॉक एटलीस्ट शुड बी देयर टू इवैल्यूएट योरसेल्फ. बाकी आप क्वेश्चंस के लिए जितने मर्जी दे लो, आई मीन दैट इज लाइक एंडलेस. आप क्वेश्चंस सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसके लिए चाहे 50 मॉक दे दो. And ma'am, is there anything you told me that now launched a crash course and a test series? So can you just brief the students about this? कि क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलेगा, एंड आर वी फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ शेड्यूल व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस इन दिस क्रैश कोर्स एंड द टेस्ट सीरीज? सर फॉर नाउ हमने एक टेंटेटिव स्केड्यूल दे दिया बिकॉज वी डोंट नो कि डेट्स क्या होने वाली है. तो टेंटेटिव डेट्स वही हमने रखी हुई है स्केड्यूल की लाइव क्लासेस में. दिस इज अ लाइव क्रैश कोर्स. हेयर यू विल गेट लाइव क्लासेस, हेयर यू विल गेट शॉर्ट नोट्स टू रिवाइज फास्ट, माइंड मैप्स, current affairs, be it your ESI, ARD, GA, everything will be covered. Also with the test series, complete test series also you are getting with this crash course. अब इस crash course में one thing you will have to understand, जो live classes आपकी हैं उसके लिए schedule we have updated. जो चीज पॉइंट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किया आपको वैसा सा ही लगेगा, बट टीचर्स आपको आके पढ़ाएंगे. बट अगर डेट्स चेंज होती हैं, क्योंकि अभी तो हम एक टेंटेटिव डेट लेके चलें कि 1 सितंबर और फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है. अगर एग्जाम चेंज होता है, आपको लेट्स से 15-20 डेज ज़्यादा मिलते हैं, देन वी विल अपडेट इट अगेन. ठीक है, हम उसको डेट आते ही इमीडिएटली चेंज करेंगे, बट वी आर रेडी. अगर अभी भी आ जाता है तो वी आर 100% रेडी. Will there be anything for the descriptive part? I cannot see it here. Descriptive model question and answer type. सर फर्स्ट when we are talking about short notes, तो जो हम कवर कर रहे हैं ऑलरेडी दे विल बी देयर, बट येस देयर विल बी मॉडल क्वेश्चन आंसर. मॉडल क्वेश्चन आंसर वी विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी हम फेज 1 डिस्कस कर रहे थे, सो आई डिडंट इंक्लूड इट, बट येस दे विल बी देयर. phase 2 they would be there. यस सर. ठीक है मैम. टेस्ट सीरीज, सो टेस्ट सीरीज अगेन मॉक टेस्ट. देखो स्टूडेंट्स, मॉक की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है, बट अगेन ARD की बात करूँ, डिसीजन मेकिंग की बात करूँ, ये ऐसे कंपोनेंट है जहाँ पे ना आपको यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके मिलेंगे नहीं क्वेश्चन. तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन दिस इज द टेस्ट सीरीज वेयर यू विल गेट चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर ऑल द चैप्टर्स. सेक्शनल टेस्ट यू विल गेट, जिन चैप्टर्स में सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट मीन्स नॉन मेरिट. देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यू आर गेटिंग. अगेन देखो, क्योंकि यहाँ टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है तो मॉडल क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ भी मिलेंगे. देन करंट अफेयर के सारे क्विजेस, बी इट फॉर ARD, ESI, GA, you will get everything here. Schemes, report, everything will be covered through quiz here. Then to analyze yourself and to get that real time idea कि मैं कितने स्ट्रेस में एग्जाम दे रहा हूँ, आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ भी मिलते हैं. दिस इज फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2. तो आपको यहाँ पे फेज 1 के लिए टेस्ट, फेज 2 के लिए टेस्ट. सिमिलरली यहाँ आपको क्लासेस जो मिल रही है, नोट्स जो मिल रहे हैं, बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2 मिलने वाले. दिस विल बी कंप्लीट फेज 1 प्लस फेज 2, और फेज 1 प्लस फेज 2 की जो फेज 1 से पहले प्रिपरेशन होगी वो इंटीग्रेटेड होगी, बिकॉज ESI, ARD वो साथ में ही हो जाएगा. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आई थिंक बाद में होगी. यस सर. ठीक है मैम. सो गाइज दैट्स इट. आई थिंक एकता मैम गेव यू अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कितने दिन में कवर करना चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए. सो नाउ आई थिंक इट इज़ अप टू यू टू एग्जीक्यूट. आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है आपको एग्जाम देना भी है नहीं देना है. ठीक है, बाकी वैकेंसीज कितनी है दैट विल नाउ वी विल बी मोर क्लियर अबाउट ऑन दैट ऑन द कमिंग 27th. और एग्जाम डेट्स वही है यार, 1 सितंबर नहीं 10-15 हो जाएगी. 10-12 दिन का इधर उधर हो सकता है, एक चेंज हो जाए. बट द पॉइंट इज दैट इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर, स्टार्ट. सेल्फ प्रिपेयर करो, कोर्स से करो, किसी मेंटोर से करो. द पॉइंट इज कि करना आपको है. बस ये चीज़ याद रखना, people can just facilitate you, people can just guide you, nobody can hold your head and make you study all the time and make you understand everything. So effort आपका है, बस ये चीज़ याद रखना. लाइफ आपकी है, एफर्ट आपका है. At the end you will be responsible for whatever you do in your life. आप कुछ बनो तब भी आप अपने आप को शाबाश दे सकते हो, नहीं बनोगे तब भी वो रिग्रेट आपको ही झेलना पड़ेगा. So with that we take your leave. Thank you. जय हिंद.